What's up everyone? Welcome back to the channel guys। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 का यूनिट नंबर 2। ये यूनिट इसके अंदर हम टैरिफ्स के बारे में मेनली सीखेंगे और नॉन टैरिफ्स भी कुछ चीजें हैं वो भी सीखेंगे। तो दो पार्ट्स में होगा, पहले पार्ट में टैरिफ, दूसरे पार्ट में नॉन टैरिफ और ये भी खत्म। आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस चैप्टर में क्या है ये भी समझ लेते हैं। लेट्स बिगिन। आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम तो आपको सबको पता ही है। यूनिट है हमारे पास सेकंड, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। हम लोग बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, किस तरीके से दो देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं। अब उसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब हम यहां पे सीखने वाले हैं। देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले इंडिया की रीसेंट जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उसके बारे में चर्चा कर रहा है। तो हमारे पास जो पॉलिसीज होती है ना बेटा, वो अलग अलग तरीके की होती है। सबसे पहले हमारे पास बोल रहा है, देखो, आफ्टर अवॉइडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। फ्री ट्रेड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस, बैरियर्स देखने को नहीं मिलते। फॉर अबाउट 10 years इंडिया हैज एक्टिवली स्टार्टेड साइनिंग द न्यू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। ठीक है, इट बिगेन विद मॉरिशस के साथ एग्रीमेंट हमारा अप्रैल 21 में। उसके बाद यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से यूएई, it was signed 90 days, within 90 days and started from 1st May 2022. Talks are ongoing with UK, Canada, EU मतलब जो यूरोप वाली कंट्रीज होती है ना, यूरोपियन यूनियंस, वो GCC कंट्रीज एंड इजराइल। तो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से अलग अलग कंट्रीज के साथ हम लोग अच्छे व्यापार के लिए अलग अलग तरीके के एग्रीमेंट साइन करते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि मोदी जी अभी उस देश में गए हुए हैं जी, अब उस देश में गए हुए हैं, क्या करने गए हुए हैं? इसी चीजों पे तो डिस्कशन होता है कि किस तरीके से ट्रेड हो सकता है, किस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से इंडिया क्या एक्सपोर्ट कर सकता है, क्या इंपोर्ट कर सकता है। इस सब पे चर्चा होती है खुल के। ठीक है, अब देखो दो टर्म्स है, एक है फ्री ट्रेड और एक है प्रोटेक्शनिज्म। अब आपको बड़ा इजीली समझ में आ रहा है यहाँ पे नाम पढ़ के। फ्री ट्रेड का क्या मतलब है? फ्री ट्रेड का मतलब है कि कोई किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन, बैरियर नहीं है, खुल के जो बेचना है बेचो, जो खरीदना है खरीदो। और प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना। यानी कि अगर हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमारी मार्केट कैप्चर होने का डर रहता है, जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनका क्लोजर होने का डर रहता है। तो हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगा के, ताकि ज्यादा इंपोर्ट्स ना हो, है ना। तो ये सब देखो यहां पे आता है। फ्री ट्रेड का मतलब मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, प्राइसेस आर सेट बाय सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है? गवर्नमेंट प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज यूजिंग टैरिफ, कोटा, रेगुलेशंस। ये सब हम इस चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं। ट्रेड लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? ट्रेड लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम, कि जो जो अननेसेसरी या डिफिकल्ट रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उन सबको हटा देना या ईज ऑफ कर देना। देखो क्या बोल रहा है, रिड्यूसिंग बैरियर्स टू अलाउ फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द डोमेस्टिक मार्केट। बढ़िया हो गया। ये तो बेसिक टर्म्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। अब इन सब पॉलिसीज के या इस तरीके से जब हम ट्रेड करते हैं तो क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, तो वो यहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस। जब भी इस तरीके से ट्रेड होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है भाई, ऑफ कोर्स रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है तो ग्रोथ अच्छी होती है। उसके बाद ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, कंज्यूमर वेलफेयर अच्छे तरीके से होता है ना। बट नुकसान भी क्या क्या हो सकते हैं? कई बार अनफेयर कंपटीशन हो जाता है। कोई ऐसी कंट्री है जो आपके कंट्री के अंदर पूरा मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहती है, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के पास, क्योंकि वो बहुत हाईटेक कंट्री से सामान आ रहा है, तो आपके पास उनका कोई जवाब ही नहीं है। तो वहां पे कई बार एक अनफेयर कंपटीशन हमें देखने को मिलता है और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वैसी ही मारी जाती हैं। तो अनफेयर कंपटीशन हो सकता है, हार्म हो सकता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ड्यू टू सर्टेन एक्सपोजर टू ग्लोबल मार्केट्स। हेंस प्रेशर बिल्ड्स ऑन गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट और सपोर्ट एक्सपोर्ट्स। तो सरकार को क्या करना पड़ता है? या तो इंपोर्ट कम करे या एक्सपोर्ट बढ़ाए, राइट। आगे देखो, अब ट्रेड पॉलिसी टूल्स में हमारे पास कौन कौन से टूल्स आ सकते हैं, सरकार कौन कौन से टूल्स यूज करती है, वो हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट यूज बोथ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टूल्स टू कंट्रोल ट्रेड। यही आपको अभी यहां पे पढ़ाए जाएंगे आगे। ठीक है,
टूल्स आर नॉट ऑलवेज इकोनॉमिकली साउंड एंड ऑफन डिस्टॉर्ट ट्रेड। कई बार इनसे ट्रेड डिस्टर्ब भी होता है, डिस्टॉर्ट मतलब डिस्टर्ब भी होता है, हर बार इकोनॉमिकली साउंड नहीं होते। मतलब कई बार हमारे लिए इन टर्म्स ऑफ मनी वो चीज अच्छी होती है, बट सरकार को करना पड़ता है वेलफेयर का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कई बार वो साउंड नहीं होते लेकिन ट्रेड को डिस्टर्ब भी करते हैं, बट करना पड़ता है। आगे बोल रहा है अंडरस्टैंडिंग द टूल्स हेल्प्स इन बेटर पॉलिसी मेकिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस। अब हमारे पास कौन कौन से तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो यहां पे देखो। सबसे पहले प्राइस बेस्ड को हम टैरिफ्स बोलते हैं, सिंपल टैक्सेस, टैक्स लगाना सिंपल। और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन प्राइस बेस्ड, जिनको हम नॉन टैरिफ भी बोलते हैं, जैसे कोटाज का मतलब होता है सीलिंग्स लगाना, लिमिट्स लगाना, कि भाई इतने ही यूनिट ले सकते हो आप। टैक्सेस तो चलो हम लगा ही रहे हैं, लेकिन सीलिंग्स भी लगा देना कि इतनी ही लिमिट आप इंपोर्ट कर सकते हो, इतनी ही क्वांटिटी आप इंपोर्ट कर सकते हो। उसके बाद क्वालिटी चेक्स लगा देना, लाइसेंसिंग लगा देना, ये सब नॉन टैक्स है। ओके सर, बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया। चलो सर, इसके बाद क्या आ रहा है, यहां से आपका मेन टॉपिक शुरू हो रहा है जो हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आता है टैरिफ। सर टैरिफ का क्या मतलब हुआ? टैरिफ का मतलब हुआ बच्चा टैक्सेस। टैरिफ का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे हम टैक्सेस की बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो कितना इंपोर्ट ड्यूटी सरकार लगाने वाली है, कितने टैक्सेस सरकार लगाने वाली है, क्योंकि उससे बहुत इंपैक्ट आता है ट्रेड के ऊपर। जैसे यूएस ने हमारे ऊपर टैरिफ्स पे टैरिफ्स लगाए, इसका मतलब यूएस जो है हमें वहां पे माल बेचने नहीं दे रहा, वो नहीं चाहता कि इंडिया का माल यूएस में बिके, तो हैवी टैरिफ्स लगा लगा के तभी तो हमारा ट्रेड नहीं हो पा रहा उनके साथ बहुत ज्यादा। ये चीजें यहाँ पे आप पढ़ने वाले हो। तो अभी रिसेंट कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जो आपने न्यूज में सुने होंगे, देखे होंगे, तो आपको चैप्टर और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, टैरिफ्स आर द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन, टैरिफ वो टैक्सेस है इम्पोज्ड ऑन इंपोर्टेड एंड समटाइम्स एक्सपोर्टेड गुड्स। मेनली तो इंपोर्ट्स पे ही है, लेकिन कई बार एक्सपोर्ट पे भी होते हैं। दे आर चार्ज्ड when goods cross international borders, usually at the time of import. Each country has a tariff schedule which lists different rates for different goods. अलग अलग goods के लिए अलग अलग rates हो सकते हैं। ये कौन से tariffs होते हैं ये भी अभी आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे रॉ मटेरियल के लिए अलग हो गया, फिनिश गुड्स के लिए अलग हो गया, कैपिटल गुड्स के लिए अलग हो गया, कंज्यूमर गुड्स के लिए अलग हो गया। तो ऐसे अलग अलग भी टैरिफ्स चार्ज करे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्पस क्या होता है टैरिफ का? भाई बहुत आसान है ये तो। पर्पस क्या है? टैरिफ का सिंपल सा पर्पस है कि बाहर के गुड्स हम कम अपने देश में रखें, ताकि सबसे पहले तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बची रहें। अगर इंडिया में लेट सपोज मैं आपको बात करूं कि लैपटॉप बनाने वाली कंपनीज बाहर से अपना माल भेज रही हैं, मार्केट कैप्चर करते जा रही हैं, तो अगर कोई देश की कंपनी होगी जो लैपटॉप बनाती है, उसको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, पता नहीं वो सरवाइव भी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला जो पर्पस है ना बच्चा टैरिफ का, वो क्या है? डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाना। बाय मेकिंग इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव, टैरिफ एनकरेज पीपल टू बाय लोकली मेड प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले तो भैया लोकल सामान खरीदो, अपने देश का सामान खरीदो, अपने देश की इंडस्ट्रीज से सामान खरीदो, क्योंकि अगर आप सब कुछ दूसरी इंडस्ट्रीज से खरीदते रहोगे ना तो आपकी देश की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, राइट। सेकेंडली सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। जितने ज्यादा टैरिफ होंगे गवर्नमेंट को उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। सही है या नहीं है? अब देखो जितना इंपोर्ट ड्यूटी सरकार लगाएगी उतने ज्यादा टैक्सेस भी तो कलेक्ट हो रहे हैं सरकार के लिए। मजा आ रहा है गवर्नमेंट का। तो क्या बोल रहा है? रेज गवर्नमेंट रेवेन्यू, द गवर्नमेंट अर्न्स मनी फ्रॉम द टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद बच्चों टैरिफ के बारे में कुछ और जनरल बातें भी हैं। जैसे जब भी सरकार टैरिफ लगाती है तो उससे क्या होता है भाई, जिस भी गुड पे टैरिफ लग रहा है उसका प्राइस बढ़ता चला जाएगा। उसका प्राइस अगर बढ़ता चला जाएगा बेटा जी, तो वो महंगा पड़ेगा आपको एज अ कंज्यूमर महंगा पड़ेगा, तो आप महंगी चीज नहीं लेना पसंद करोगे। तो आप डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ही प्रमोट कर रहे हो बेसिकली, है ना। दे इंक्रीज द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन डोमेस्टिक मार्केट, यानी हमारी मार्केट में तो प्राइस बढ़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर हमारे देश में उस चीज का प्राइस बढ़ गया तो क्या वर्ल्ड मार्केट में भी उसका प्राइस बढ़ गया? ऐसा तो नहीं है, बाकी जगह तो सेम ही रहेगा। भाई किसी और देश में वो माल उतने का वैसे ही बिकेगा, हमारे देश में हमारी सरकार ने उस पर टैक्स लगाया इसलिए महंगा हो गया, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, हाउएवर द वर्ल्ड मार्केट प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड। इससे क्या होगा? इट हेल्प्स
reduces imports by decreasing domestic demand for foreign goods। इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल सा मतलब भाई ये महंगा होगा तो लोग कम इंपोर्ट करेंगे और जो डोमेस्टिक डिमांड है यानी हमारे देश की जो डिमांड है फॉरेन गुड्स के लिए वो कम हो जाएगी। और इससे दूसरा इंपैक्ट क्या आएगा? जो डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स है, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स है वो बढ़ जाएगी। तो ये लाइन ध्यान रखना, डोमेस्टिक डिमांड का मतलब इंडिया की डिमांड फॉरेन गुड्स के लिए वो कम हो जाएगी, बट जो डोमेस्टिक डिमांड है अपने ही गुड्स के लिए, डोमेस्टिक गुड्स के लिए, वो बढ़ जाएगी। सिंपल सर। ओके सर, अब हमारे पास सबसे पहले हमें सिखाएगा कि कितने तरीके के टैरिफ हो सकते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के टैरिफ्स हो सकते हैं। सबसे पहले टैरिफ का नाम है स्पेसिफिक टैरिफ। स्पेसिफिक टैरिफ का सिंपल सा मतलब होता है बेटा कि क्वांटिटी पे टैरिफ लग जाना। कि भाई अगर तुम फॉर एग्जांपल एक कैलकुलेटर इंपोर्ट करते हो, तो इस कैलकुलेटर पे 100 रुपए का टैरिफ है, बस खत्म। अब इसमें क्या लिमिटेशन होती है? इसमें लिमिटेशन ये होती है कि भाई कैलकुलेटर सपोज ये 500 का है, 100 का टैरिफ हो गया, 600 का हो गया। अब सपोज ये 1000 का होता तब भी 100 का टैरिफ है, 1100 का हो गया। अब सपोज ये 1 करोड़ का होता तब भी 100 का टैरिफ है, तो 1 करोड़ 100 रुपए का हो गया। तो बेसिकली यहां पे ना उसकी वैल्यू से फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ क्वांटिटी पे लग रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक टैरिफ। देखो क्या बोल रहा है, अ फिक्स्ड अमाउंट चार्ज पर यूनिट, यानी बस एक फिक्स्ड अमाउंट है जो पर यूनिट चार्ज किया जाएगा। अब वो क्वांटिटी पे हो सकता है, वेट पे हो सकता है, मेजरमेंट पे हो सकता है, ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, जैसे 1000 चार्ज पर इंपोर्ट बाइसाइकिल नो मैटर इट्स प्राइस। भाई बाइसाइकिल इंपोर्ट करोगे तो 1000 रुपए का टैरिफ लगेगा। अब वो बाइसाइकिल भाई 5000 की भी हो सकती है, 10,000 की भी हो सकती है, 50,000 की भी हो सकती है, टैरिफ उस पर 1000 ही लग रहा है ना। अब लिमिटेशन देखो क्या है, एज द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस टैरिफ बिकम लेस प्रोडक्टिव। अब इतनी महंगी जब साइकिल होगी तो उस पर जरा सा टैरिफ 1000 रुपए का जो इतनी महंगी साइकिल ले रहा है वो 1000 रुपए टैरिफ भी दे देगा आसानी से, तो वहां पे टैरिफ बेकार हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा जी। अब यहां पे इस लिमिटेशन की वजह से फिर दूसरे प्रकार का टैरिफ आया जिसको बोला गया एड वैलोरम टैरिफ। एड वैलोरम का क्या मतलब होता है? अ टैरिफ परसेंटेज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द गुड्स। यानी वैलोरम मतलब वैल्यू, कि भैया इस बार जो टैरिफ लगेगा ना वो परसेंटेज ऑफ द वैल्यू लगेगा, जितने रुपए का माल उस हिसाब से, ये नहीं कि फिक्स्ड लगा दिया। तो ध्यान रखना, जो फिक्स्ड होता है वो स्पेसिफिक होता है, और जो परसेंटेज बेस्ड है और किस चीज के ऊपर बेस्ड है कि कितने रुपए का सामान है। भाई अगर 5000 का कैलकुलेटर है तो उस पर 10%, 500 का कैलकुलेटर है उस पर 10%, तो अकॉर्डिंगली टैरिफ का रेट भी अलग अलग हो जाएगा। वैसे परसेंटेज सेम है लेकिन जो अमाउंट निकल के आएगी वो अलग अलग आ जाएगी। राइट, एग्जाम्पल 20% टैरिफ होना 5000 बाईसाइकिल 1000 रुपए का आ जाएगा। प्राइस अगर 10,000 की हो जाती है बाईसाइकिल फिर वो 2000 का हो जाएगा। तो इसी तरीके से एडवांटेज क्या है? ऑलवेज मेंटेन द सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नो मैटर द प्राइस। बढ़िया सर। इसका लिमिटेशन क्या है? इंपोर्टर में अंडर वैल्यू द इनवॉइस। हम इंपोर्टर क्या कर लेते हैं, इंपोर्टर भी तो चालू है ना, वो क्या करता है इनवॉइस को कम रेट पे दिखा देगा, बिल कम रेट का दिखा देगा, अंडर वैल्यू कर देगा ताकि टैरिफ भी कम पड़े। ये इसका लिमिटेशन है। फिर भी बोल रहा है कि बहुत ज्यादा ग्लोबली यूज्ड है ये वाला टैरिफ स्ट्रक्चर, क्योंकि होता सिंपल ही है, जितना बेसिकली वैल्यू ऑफ द गुड्स है उस पे एक परसेंटेज लगाना ये कंपैरेटिवली एक बेटर तरीका है इससे। ठीक है, क्या सर दो ही होते हैं? अभी तो देखते जाओ बच्चों, देखते जाओ। अब अलग अलग तरीके के देखो। अब सबसे पहले आया मिक्स्ड। सर मिक्स्ड मतलब? मिक्स का मतलब सरकार बोलती है अच्छा बेटे दोनों की पॉजिटिव्स हैं दोनों की नेगेटिव्स हैं, दोनों लगाओ। एक काम करो फिक्स्ड भी लगा लो और एक काम करो एक फिक्स्ड परसेंटेज वाला भी लगा लो, जिसमें से भी जो भी ज्यादा होगा ना हम तो वो चार्ज करेंगे, विच एवर इज हाइयर हम तो वो चार्ज करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक एंड एड वैलोरम इज अप्लाइड, दोनों लगा दो, और द हाइयर ऑफ द टू इज अप्लाइड। जैसे 5% एड वैलोरम और 3000 पर टन ऑफ कॉटन। सिंपल सी बात है, उसने बोला भाई या तो 3000 रुपए पर टन ऑफ कॉटन या फिर जो भी वैल्यू निकालोगे उसका 5%, विच एवर इज हाइयर, जो भी ज्यादा होगा वो ले लेगी सरकार। तो इसको क्या बोला गया, मिक्स्ड टैरिफ।
ओके फिर आता है कंपाउंड टैरिफ ये देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, जैसे इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ऐसे ही कंपाउंड टैरिफ, टैरिफ के ऊपर टैरिफ, मतलब कि दोनों ही ले लेंगे, एक टैरिफ नहीं दोनों टैरिफ लेंगे। ये कब होता है? जब बहुत ज्यादा ही सरकार नाराज हो किसी और देश से और उसको बोले तेरी ऐसी की तैसी, हम तो इंपोर्ट करने ही नहीं देंगे, हम तेरे टैक्सेस पे टैक्सेस लगाएंगे। देखो क्या बोल रहा है, बोथ स्पेसिफिक प्लस एड वैलोरम। मिक्स्ड में क्या था? दोनों लगा के देखो, जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ले लो। ये बोल रहा है ना 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 ना, ऐसे नहीं होगा, दोनों लगा देंगे, इनकी ऐसी की तैसी। दीज टैरिफ्स आर अप्लाइड टुगेदर, जैसे चीज पे लगाया 5% ऑफ द वैल्यू प्लस 100 रुपए अलग से पर केजी, ठीक है या नहीं है? तो ये हो गया हमारे पास कंपाउंड। उसके बाद आता है बेटा टेक्निकल टैरिफ। टेक्निकल क्या होता है? जिनमें अलग अलग कंपोनेंट्स पे अलग अलग टैरिफ लगते हैं। सपोज हम ये कैमरा खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, तो इसने बोला कैमरा पे अलग, लेंस पे अलग, मेमोरी कार्ड ले रहे हो इसके साथ उस पे अलग, इसके साथ एक्स्ट्रा बैटरी ले रहे हो उस पे अलग, चार्जर पे अलग। तो अलग अलग कंपोनेंट्स पे जब अलग अलग टैरिफ लगता है उसको बोलते हैं टेक्निकल टैरिफ, बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स और कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जांपल 3000 पर सोलर पैनल, 50 पर केजी फॉर इट्स बैटरी। तो अलग अलग कंपोनेंट्स पे अलग अलग जब लगेगा उसको बोलेंगे टेक्निकल। उसके बाद आता है टैरिफ रेट कोटास। सर टैरिफ रेट कोटा का क्या मतलब है? कोटा का मतलब होता है बेटा सीलिंग या लिमिट। कोटा मीन्स सीलिंग या फिर लिमिट। इसका मतलब है बच्चों कि अगर आप एक स्पेसिफिक क्वांटिटी तक इंपोर्ट करते हो वहां तक तो इतना टैरिफ, उससे ज्यादा करोगे तो टैरिफ भी बढ़ जाएगा, उससे भी ज्यादा करोगे तो टैरिफ भी बढ़ जाएगा। यानी जो टैक्सेस है ना, जो टैरिफ है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। अगर हमने जो लिमिट रखी हुई है तुम उस लिमिट के अंदर अंदर इंपोर्ट करोगे तो कम टैरिफ, उससे ज्यादा करोगे तो ज्यादा टैरिफ। ये है यहाँ पे देखो, लो टैरिफ फॉर इंपोर्ट विद इन द कोटा लिमिट। कोटा लिमिट के अंदर अंदर रखोगे तो हल्का टैरिफ, ज्यादा रखोगे तो ज्यादा टैरिफ। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि हम लोग इंडिया में बैठ के एप्पल पे टैरिफ लगाते हैं कि भाई ठीक है, एप्पल को अगर अपने लैपटॉप बेचने हैं तो हम चाहते हैं बस 1 लाख ही बिके। तो अगर 1 लाख के अंदर अंदर बेच रहा है तब तो 5% का टैरिफ, 1 लाख से ज्यादा बेचेगा तो फिर 10% का टैरिफ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडियन मार्केट में भी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जिंदा रहे ना यार, वो ना मर जाए। तो हमने बोला ज्यादा क्वांटिटी बेचोगे ना तो टैरिफ ज्यादा हो जाएगा। तो वही बोल रहा है देखो, हाई टैरिफ फॉर इंपोर्ट्स अबव दैट कोटा। स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया सर। इसके बाद मोस्ट फेवर्ड नेशंस। मोस्ट फेवर्ड नेशंस किसको बोलते हैं बेटा? जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर होती है ना। WTO को हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं, यूनिट 3 में WTO पे काफी सारी चर्चा होगी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी मेंबर नेशंस होती हैं वो एक दूसरे को समझती हैं कि ठीक है हम सब एक परिवार का हिस्सा हैं, क्योंकि WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका सारी की सारी ये कंट्रीज मेंबर है। तो अगर मेंबर है तो उनको लगता है हम एक परिवार का हिस्सा है, तो हमें एक दूसरे के साथ टैरिफ फिक्स कर लेने चाहिए और उसी हिसाब से लगाने चाहिए। तो उसको क्या बोल देते हैं हम? MFNs, द टैरिफ रेट प्रॉमिस्ड टू WTO मेंबर्स। WTO मेंबर्स को आपस में एक टैरिफ प्रॉमिस कर दिया कि यही लगाएंगे भाई सबके साथ, अनलेस अ प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट एग्जिस्ट। अब सर ये प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट क्या होता है? वो जो यहाँ पे प्रेफरेंशियल टैरिफ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि मैं मेंबर तो WTO का ही हूं, लेकिन मैंने एक तो ये टैरिफ रखा ही हुआ था MFN। अब MFN सपोज मैंने रखा हुआ है कि भैया अगर लैपटॉप आपको इंपोर्ट करने हैं तो क्योंकि हम सब WTO के मेंबर्स हैं तो 12% हम लोग चार्ज करेंगे, ठीक है। बट मैं इंडिया में हूं, अब सपोज मेरा एक फ्रेंड है जो कि है रशिया, वो मेरे लिए एक फेवर्ड नेशन तो है ही है चलो, बट मेरे लिए एक प्रेफरेंशियल भी है। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, हम इनके साथ बहुत सालों से ट्रेड करते आ रहे हैं, इन्होंने हमारी हर सिचुएशन में हेल्प करी है, हमने इनकी हेल्प करी है। तो ये मेरे लिए फेवर्ड तो चलो सारे हैं जो WTO के मेंबर्स हैं, लेकिन ये मेरे लिए प्रेफरेंशियल है, ये मेरे लिए स्पेशल है। तो इसके लिए मैं एग्रीमेंट कर लूंगा, चलो आपके लिए 8%, है ना। तो भाई एक तो हो गया टैरिफ प्रॉमिस टू WTO मेंबर्स, वो तो हो गया बच्चों मोस्ट फेवर्ड नेशंस। बट कई बार स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाता है कुछ किसी और नेशंस को। देखो क्या बोल रहा है, लोअर टैरिफ फॉर कंट्रीज इन स्पेशल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। सम डेवलपिंग कंट्रीज गेट यूनिलेटरल बेनिफिट्स अंडर स्कीम्स। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है समझ रहे हो? कि सपोज US ने हमको बोला कि भाई चलो हम तो डेवलप्ड हैं, तुम डेवलपिंग हो, हम तुम्हें प्रेफरेंशियल बेनिफिट दे देंगे, तुम चाहे हमें ना भी देना कोई बात नहीं है, चलेगा। तो यूनिलेटरल भी मिल जाता है बच्चों, ठीक है। बायलेटरल की भी जरूरत नहीं कि तुम हमें वो बेनिफिट दे रहे हैं तुम हमें भी वो बेनिफिट दो, ऐसा नहीं है, यूनिलेटरल भी मिल जाता है, ठीक है सर समझ गए।
यूजुअली द मैक्सिमम टैरिफ अप्लाइड टू WTO मेंबर्स, ये ध्यान रखना, ये सवाल बनता है कि जो WTO मेंबर्स के लिए मैक्सिमम टैरिफ होगा वो क्या होगा, MFN, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, वेरिएबल टैरिफ। वेरिएबल टैरिफ का क्या मतलब हुआ, जो वेरिएट करेगा, जो चेंज करेगा डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सिचुएशंस। टैरिफ एडजस्टेड टू मैच डोमेस्टिक प्राइसेस के हिसाब से, चीपर इंपोर्ट्स के हिसाब से। तो टैरिफ में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो बदलाव आ रहे हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कौन सा टैरिफ, वेरिएबल टैरिफ। उसके बाद आता है बाउंड टैरिफ। सर बाउंड टैरिफ का क्या मतलब होता है बच्चों, देखो MFN तो सबसे हाईएस्ट है कि इससे ज्यादा तो हम लगाएंगे ही नहीं कभी भी, वो तो MFN है। बाउंड का मतलब होता है कि जहां पे हमने इससे नीचे कुछ परसेंटेज फिक्स करी, जैसे हमने बोला भाई इसके नीचे तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो ना। अब हमने बोला MFN से तो 12% फिक्स्ड है, लेकिन ठीक है मैं 10% मानता हूं, अब इससे ज्यादा नहीं लूंगा, 10% फिक्स कर देता हूं, तो वो हो गया बाउंड। अ मैक्सिमम टैरिफ अ कंट्री कमिट्स टू अंडर WTO rules. It can't raise above this limit without negotiation and compensation. मतलब उसने बोला कि ठीक है हमने MFN में 12% बोला था, लेकिन अभी हम 10% पे भी ओके हैं, हम इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो उसको क्या बोल दिया, बाउंड। अब मैंने बोल दिया तो मैं बाधित हो गया, मैं बंद गया इस चीज के अंदर, बाउंड हो गया मैं इस चीज के अंदर, इसको बोलूंगा बाउंड टैरिफ, ठीक है। इसके बाद अप्लाइड टैरिफ। अब अप्लाइड क्या है, देखो MFN बोला 12%, ठीक है, MFN क्या बोला 12%, बाउंड कर दिया मैंने 10% पे कि चलो ठीक है यार 10% चार्ज कर लेंगे। अब मैंने एक्चुअल में चार्ज करा 7%, मैंने बोला चलो ठीक है नो वरीज, हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, 7% ठीक है। अब जो 7% है ना जो एक्चुअली अप्लाई हो, एग्रीमेंट तो 10 पे हुआ था, अप्लाई करा 7, उसको बोलूंगा अप्लाइड टैरिफ। एक्चुअल टैरिफ चार्ज ऑन इंपोर्ट्स इट कैन बी लोअर देन द बाउंड टैरिफ। अब बाउंड 10 था, चार्ज भी 10 करा, तो बाउंड और अप्लाइड एक ही हो गया, लेकिन मेरा बाउंड 10 था, चार्ज मैंने 9, 8, 7, 6 कर लिया, तो अप्लाइड अलग हो गया, इसलिए अलग से पढ़ाया जाता है। अच्छा सर, ओके। एस्केलेटेड का क्या मतलब होता है, एस्केलेटेड का मतलब होता है जिसपे काफी चर्चा हुई हो, जिसपे काफी चालाकी हुई हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला कि अगर हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो टैरिफ कम होगा, अगर हम कैपिटल गुड्स खरीदेंगे तो टैरिफ ज्यादा होगा, अगर हम कोई डीमेरिट गुड इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है उस पर टैरिफ ज़्यादा होगा, अगर कोई मेरिट गुड है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है उसके लिए टैरिफ कम होगा। तो बेसिकली क्या बोल रहा है, हायर टैरिफ ऑन फिनिश गुड्स, लोअर टैरिफ ऑन रॉ मटेरियल। ये फेवर करता है डेवलप्ड कंट्रीज को और लिमिट करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन डेवलप्ड नेशंस को, ठीक है। इसके बाद प्रोहिबिटिव टैरिफ। प्रोहिबिटिव टैरिफ का क्या मतलब है मतलब इनडायरेक्टली इंपोर्ट को मना ही करना। हम चाहते ही नहीं कि इंपोर्ट हो हमारे देश में, लेकिन हम डायरेक्टली मना नहीं कर पा रहे क्योंकि WTO के मेंबर्स होते हैं, इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, इंटरनेशनल एक तरीका भी होता है ना कि ठीक है यार एकदम मना नहीं कर दिया ट्रेड के लिए, लेकिन इतना हाई चार्ज कर दिया कि कोई वैसे ही नहीं करेगा इंपोर्ट, इतना हाई कर दिया, तो उसको बोलते हैं प्रोहिबिटिव। इट सेट सो हाई दैट इट इफेक्टिवली स्टॉप्स ऑल द इंपोर्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद होता है बच्चों इंपोर्ट सब्सिडीज। इंपोर्ट सब्सिडीज बढ़िया चीज है। इंपोर्ट सब्सिडी का मतलब पता क्या है कि इंपोर्ट जो हो रहा है ना उस पर हम टैक्सेस ले नहीं रहे, हम उस पर और सब्सिडी देंगे, हम उस पर और सब्सिडी देंगे। इसका मतलब पता क्या होता है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमें एज अ कंट्री किसी पर्टिकुलर गुड की जरूरत है कि ये गुड हमारे देश में होना चाहिए, अब बनता है नहीं हमारे यहाँ वो, तो हमें कराना पड़ेगा इंपोर्ट। अब इंपोर्ट में अगर वो नया नया इंपोर्ट होगा, अब सपोज कोई चीज़ 500 की पड़ रही है, लेकिन सरकार चाहती है कि हमारे देश में अभी लोगों को सस्ता मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला उस कंट्री को कि भाई 500 की तुम्हें बेचनी है ना हमारे देश में, 100 हमारे से ले लो, हमारे लोगों तक 400 में पहुंचनी चाहिए। तो अल्टीमेटली 100 गवर्नमेंट दे देगी, 400 उसको लोग जो खरीदेंगे वो दे देंगे, तो उसको तो उसके 500 मिल गए, लेकिन जनता तक तो वो चीज़ 400 की पड़ गई ना, सस्ती पड़ गई ना, सोचो। तो सरकार ने बेसिकली क्या करा, टैक्स ना लगा के उनको बेनिफिट दे दिया, उनको एक अमाउंट दे दिया, या बोल दो सब्सिडी दे दी, तो कहीं ना कहीं उनको तो उनका पूरा पैसा मिल गया, हमारे देश में वो सामान भी आ गया और हमारी जनता को सस्ता भी पड़ गया। इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्सिडी। गवर्नमेंट गिव मनी टू इंपोर्टर फॉर ब्रिंगिंग इन सर्टेन गुड्स, इट एक्ट्स लाइक अ नेगेटिव टैरिफ। नेगेटिव टैरिफ का मतलब चार्ज नहीं कर रहे और पैसा दे रहे हैं आपको। इट कैन बी गिवन पर यूनिट और परसेंटेज ऑफ द इंपोर्ट वैल्यू। इसका मेन मोटिव क्या होता है,
टू रिड्यूस द प्राइस। परफेक्ट, मस्त। अरे सर इतने सारे टैरिफ होते हैं, और क्या। इसके बाद टैरिफ रिस्पॉन्सेस टू ट्रेड डिस्टॉर्शंस। डिस्टॉर्शंस का मतलब होता है कि जब ट्रेड को बिगाड़ने की कोशिश करी गई, जब ट्रेड को बिगाड़ने की कोशिश करी गई, जब एक देश कुछ गड़बड़ करता है तो दूसरा देश उसके जवाब में जब टैक्सेस लगाता है ना, तो उसको बोलते हैं टैरिफ रिस्पॉन्सेस। टैरिफ का रिस्पॉन्स करना, समझे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि कोई देश इंडिया में अपनी मार्केट पकड़ बनाना चाहता है, वो चाहता है कि बस मैं हो जाऊं और कोई हो ही ना, बस मैं घुस जाऊं और कोई हो ही ना। सर इसका क्या मतलब हुआ? देखो समझो, एक बात समझना मेरी बड़े ध्यान से। मैंने ये बोला कि भैया इंडिया में हम पूरी मार्केट कैप्चर कर लेंगे, मैं कोई और कंट्री हूं, अब मेरा सामान नॉर्मली 5,000 का है, लेकिन मैंने ये प्रयास करा कि इंडिया में एक बार 3,000 में भी दे दूंगा ना, तो सब मेरा सामान लेंगे और इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि मैं इतना डेवलप्ड हूं, मेरा ही 5 में बनता है, इनका तो 7, 8, 9 में बनता होगा। लेकिन अगर मैं इस चीज को 3,000 में दूंगा तो लोगों की बल्ले बल्ले, लोगों को बहुत सस्ता मिलेगा, लोग सिर्फ हमारा ही सामान खरीदेंगे, डोमेस्टिक इंडस्ट्री एक दिन बंद हो जाएंगी और इंडिया की पूरी मार्केट पे हमारा कब्जा होगा, फिर हम जो चाहेंगे वो चार्ज करेंगे। तुम सोचो कितने चालू होते हैं देश, सोच रहे हो? समझ में आ रही है इनकी चालाकी? अब इस सिचुएशन में क्या करेगी गवर्नमेंट इस पे खूब टैक्सेस ठोक देगी कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, 3,000 का सामान बेचोगे, हम 3,000 का टैक्स लगा देंगे, इंडिया में तो 6 का ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर 6 में बनाता है, तुम भी 6 में आओ, फिर जो जनता को अच्छा लगे वो। ये मार्केट कैप्चर नहीं करने देंगे, हमारी इंडस्ट्रीज को मरने नहीं देंगे। इसको क्या बोलते हैं बेटा? टैरिफ इम्पोज्ड इन रिस्पॉन्स टू अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक डंपिंग। डंपिंग का मतलब क्या होता है? यही सस्ते में किसी देश में माल डंप करना, कि इतना सस्ता कर देंगे कि बाकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज मर जाएंगी, इसको बोलते हैं। और सब्सिडीज, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आते हैं प्रोटेक्शन टैरिफ। प्रोटेक्शन जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटीज, तुम डंप करना चाहते हो, हम डंप करने नहीं देंगे। जैसे हमारे यहाँ एक पुलिस का स्क्वाड है, एंटी रोमियो स्क्वाड, कि तुम रोमियो बनो और हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, डंडा लेके तैयार हैं, तुम परेशान करो किसी लड़की को, बनो जरा तुम रोमियो। एंटी रोमियो स्क्वाड, खतरनाक। ऐसे ही एंटी डंपिंग, कि तुम डंप करोगे, हम डंडा लेके तैयार खड़े हैं तुम्हारे पे टैक्स ठोकने के लिए। देखो क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा टैरिफ व्हेन फॉरेन गुड्स आर सोल्ड बिलो फेयर वैल्यू। तुम उसकी फेयर वैल्यू से नीचे पे बेच के कब्जा करना चाहते हो ना, हम करने नहीं देंगे, हम ऐसे नहीं होने देंगे कि तुम कब्जा कर लो फटाफट से। एम्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम अनफेयर कंपटीशन। इंडिया इंपोज ड्यूटीज ऑन स्टील फ्रॉम चाइना इन 2017। ऐसे ही होती है बेटा काउंटरवेलिंग ड्यूटीज। काउंटरवेल का मतलब होता है फाइट करना, किसी चीज के अगेंस्ट। सामने वाले देश ने आप पे टैरिफ लगाया, आपने उस पे लगा दिया, जवाब देना सामने वाले की बात का, ये है बेसिकली। टैरिफ टू ऑफसेट एक्सपोर्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। भाई फॉरेन गवर्नमेंट ने अपने लोगों को एक्सपोर्ट सब्सिडीज दे दी कि तुम ज्यादा इंपोर्ट करो, हम तुम्हें पैसा प्रोवाइड करेंगे, तुम घुसाओ अपना माल दूसरे देश में, हम चाहते हैं उसमें जाना, तुम एक्सपोर्ट करो, हम तुम्हें सब्सिडीज देंगे। अब उनको तो पैसा मिल गया, लेकिन हमारी सरकार क्या करेगी, उसके अगेंस्ट फिर टैरिफ ठोक देगी कि अच्छा यहां माल बेचना है, टैक्स लगेगा, बेच के दिखाओ। तो वो सब्सिडी को कैंसिल कर दिया बेसिकली गवर्नमेंट ने। उधर से एडवांटेज हुआ, इधर नुकसान हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। ये बोल रहा है देखो, एंश्योर फेयर कंपटीशन फॉर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। एग्जांपल 12.5% सीवीडी, सीवीडी यही होता है काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन गोल्ड ज्वेलरी इंपोर्ट्स फ्रॉम एशियन इन 2016। मीनिंग समझ में आ गया? बढ़िया, मस्त। हाँ सर बढ़िया। अब आ रहा है टैरिफ से क्या क्या इफेक्ट्स होंगे। देखो यार, अगर बहुत ज्यादा टैरिफ लगेंगे ना तो इंटरनेशनल ट्रेड कम होगा, तो एक ओवरऑल ट्रेड के लिए ये अच्छी चीज नहीं है, तो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसीलिए WTO ने बोला है ना कि भाई देखो ऐसा है, आप सब मेंबर हो WTO के, सही तरीके से डिसाइड कर लो फिर टैरिफ लगाओ, ठीक है। टैरिफ मेक इंपोर्ट कॉस्टलियर, रिड्यूसिंग बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, राइट। हायर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर्स, ज्यादा टैरिफ्स होंगे तो कंज्यूमर्स को ही महंगा पड़ेगा, अल्टीमेटली कंज्यूमर का भी नुकसान हो रहा है। सरकार को तो चलो रेवेन्यू आ जाएगा, बट कंज्यूमर तो मारा गया ना, ये भी यहाँ पे बोल रहा है। बूस्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा मिलता है। क्यों फायदा मिलता है? क्योंकि बाहर वाले आके अपना माल नहीं बेच पा रहे, तो डोमेस्टिक वालों के पास मौका है, तुम ज्यादा बेच सकते हो। परफेक्ट सर। उसके बाद इंक्रीजिंग प्रोड्यूसर बेनिफिट। प्रोड्यूसर बेनिफिट कैसे बढ़ेगा सर? भाई कितना इजी है,
डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को ज्यादा प्रॉफिट होगा ना यार, क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं है, तो प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ जाएगा। मैंने पीछे तुम्हें बताया नहीं क्या, कंज्यूमर सरप्लस कम हो जाएगा। जब महंगा पड़ता है, प्राइस ज्यादा होता है, तो कंज्यूमर सरप्लस कम होता है। ये देखो, रिड्यूसिंग देयर कंज्यूमर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस पीछे पढ़ के आ चुके हैं हम इको में, भूल मत जाना। हाँ सर, तो ध्यान रखना टैरिफ से, ये इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर सरप्लस कम होता है क्योंकि ज्यादा चार्ज करा जाता है उनसे प्राइस, और प्रोड्यूसर सरप्लस बढ़ता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है। प्रमोट्स लोकल जॉब्स, ऑफ कोर्स भाई बाहर वालों को आने नहीं दे रहे, तो देश में माल बनेगा, देश में लोगों के लिए नौकरियां बढ़ेंगी। परफेक्ट। डिस्टॉर्ट ट्रेड एफिशिएंसी, जो ट्रेड एफिशिएंसी है ना उसको डिस्टर्ब करता है भाई। ये इंटरनेशनल ट्रेड अच्छे से हो नहीं पाता क्योंकि टैरिफ जो है ना वो कंपैरेटिव एडवांटेज को इग्नोर करता है, इससे इनएफिशिएंट प्रोडक्शन होता है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है, ये तो हमको पता ही है, राइट। और फिर क्या होता है, जो शिफ्ट है वो किसकी तरफ चलती है, नॉन टैरिफ बैरियर्स की तरफ चली जाती है। ये पॉइंट आपको अभी समझ में आएगा जब मैं नॉन टैरिफ बैरियर्स पढ़ाऊंगा। पहले आप यहां तक 7 पॉइंट देखो, क्या इसमें कोई समस्या परेशानी? क्लियर है? बढ़िया सर, टैरिफ वाला काम खत्म, यहां से शुरू होगा नॉन टैरिफ। पहले तुम टैरिफ वाला पोर्शन खत्म करो, इसके बाद एक वीडियो और आ रहा है तुम्हारे पास जिसमें मैं ये पढ़ाऊंगा और पूरा यूनिट खत्म। ठीक है, पहले इसको समाप्त कर लो, फिर फटाफट से अगले पे चलते हैं। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।